अब हम लॉग पीरियोडिक एंटीना की वर्किंग देखेंगे, ये किस तरह वर्क करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से छोटा सा लॉग पीरियोडिक एंटीना ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये ड्रॉ होने के बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन ऑफ लॉग पीरियोडिक डाइपोल एरे। व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल एरे? क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट हैं और ये सारे एलिमेंट्स को हम फीडिंग देते हैं। जब भी हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को फीडिंग देते हैं, हम उसे अरे कहते हैं। सो डाइपोल एंटीना इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट एंटीना, इट इज मल्टी एलिमेंट एंटीना। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अरे। डाइपोल लेंथ इंक्रीजेस अलोंग विद द एंटीना, यानी कि क्या है, अगर मैं इसके आगे एक और एलिमेंट लगाऊं तो मेरी ओवरऑल एंटीना की लेंथ बढ़ती जा रही है, या मैं इसके आगे छोटे एंटीना इंट्रोड्यूस करूं डाइपोल, तो मेरी लेंथ बढ़ती जा रही है। लेकिन हम हमेशा इस एंगल अल्फा को ओबे कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट द एंगल अल्फा इज कांस्टेंट एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल एल एज वेल एज स्पेसिंग बिटवीन डाइपोल्स। स्पेसिंग क्या है डाइपोल्स के बीच की? ये, दिस इज द स्पेसिंग बिटवीन डाइपोल्स। और आप इसको रैंडम ले सकते हैं। इट मींस मैं चाहूं तो इस एंटीना को बहुत पास में एक और एलिमेंट दे सकता हूं, या अगला एलिमेंट बहुत दूर दूंगा। क्या हो रहा है, मेरा एक रेशो कांस्टेंट है। कौन सा है वो रेशो, वो हम देखते हैं। L is the length of dipole and S is spacing between dipole. So element are scaled such that L n plus 1 upon Ln, यानी कि क्या, दो एडजेसेंट यानी पास पास के दो जो डाइपोल्स हैं उनकी लेंथ का रेशियो और उनके स्पेसिंग का रेशियो ये हमेशा सेम रहेगा, और वो इक्वल्स टू होगा k। ये k एक कांस्टेंट है, ठीक। एट ए वेवलेंथ मिडिल ऑफ द ऑपरेटिंग रेंज। अब ऑपरेटिंग रेंज कौन सी है वो हम देख लेते हैं एक बार। मैं इसको फिर से एक नाम दे रहा हूं, L1, L2, L3, L4, L5, L6 और L7। सपोज कीजिए मेरा जो L1 है वो लैम्बडा बाय 2 के इक्वल है। डाइपोल मींस लैम्बडा बाय 2, ये मेरा L1 लैम्बडा बाय 2 के इक्वल है। अब क्या होगा, मेरा लैम्बडा जो होगा वो ट्वाइस ऑफ L1 हो जाएगा, ठीक। अब लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन है, F इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा। C क्या है, इट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां मैं अपने लैम्बडा की वैल्यू रख रहा हूं। सो C इज इक्वल F इज इक्वल टू C अपॉन ट्वाइस ऑफ L1, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी कब आई, जब मैं सबसे छोटे डाइपोल को मेजर कर रहा था। मैं इसको नाम दे देता हूं F1 का, फ्रीक्वेंसी को। अब मैं सबसे लॉन्गेस्ट जो है डाइपोल उसकी बात करूंगा। दिस इज L7। मान लीजिए ये L7 की भी डाइपोल लेंथ है, दैट इज लैम्बडा बाय 2। अब मेरा लैम्बडा कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ L7 आ गया। इससे मुझे एक फ्रीक्वेंसी मिली जिसको मैं F7 बोलूंगा, ये भी मिली C अपॉन लैम्बडा, यानी कि C अपॉन ट्वाइस ऑफ L7। आप देख सकते हैं मैंने F1 की वैल्यू भी निकाल ली और मैंने F7 की वैल्यू भी निकाल ली इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2। आपको क्या लगता है, F1 बड़ा होगा या F7 बड़ा होगा? न्यूमरेटर इज सेम C, while denominator is twice of L1 in case of F1 and twice of L7 in case of F7। अब हमें दिख रहा है कि L1 is less than L7, it means F1 is greater than F7, क्योंकि दोनों में न्यूमरेटर तो सेम है पर डिनोमिनेटर इसका कम है जबकि इसका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर ज्यादा होने से ओवरऑल जो आंसर आएगा वो F7 का, वो कम फ्रीक्वेंसी आएगी और यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी आएगी। अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा ये जो एंटीना है लॉग पीरियोडिक एंटीना, वो
F7 से F1 की फ्रिक्वेंसी के बीच काम करेगा। यहाँ F7 इज माई स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी एंड F1 इज माई हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब अगर मुझे बियॉन्ड F7 जाना है, यानी कि मुझे F7 से भी कम फ्रिक्वेंसी पे काम करना है, देन आई हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर डाइपोल which increase my length of antenna as well as cost of antenna. Similarly, अगर मुझे F1 से कम फ्रिक्वेंसी पे काम करना है, इसका मतलब है मुझे एक छोटा सा डाइपोल और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे जैसे हम छोटे डाइपोल की तरफ जाते हैं, हमारा एक्टिव रीजन शिफ्ट होता है। अब ये क्या है, ये हम देख लेते हैं। एट ए वेवलेंथ मिडिल ऑफ द ऑपरेटिंग रेंज, यानी ऑपरेटिंग रेंज कौन सी निकाल ली हमने, F7 से F1 तक हमारी ऑपरेटिंग रेंज है। सपोज कीजिए मेरा फ्रिक्वेंसी कुछ ऐसा है जिसमें ये दो एलिमेंट हैं, ये λ/2 के इक्वल होंगे। इन दैट केस दिस इज कॉल्ड माय ऑपरेटिंग रेंज, ऑपरेटिंग रीजन, सॉरी। ठीक, at the wavelength middle of the operating range, radiation occurs primarily from center region of the antenna. Elements in the active region are about λ/2 long. यानी कि अगर मैं इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता हूं तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये मेरे एक्टिव एलिमेंट बन जाएंगे, यानी कि ये सबसे इफेक्टिवली रेडिएट करेंगे। और क्या होगा, नाउ दीज एलिमेंट्स आर लॉन्गर देन दिस। हमने प्री इक्वेशन में देखा था इस ग्राफ को कि जो फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर है उसके ऊपर इंपिडेंस सबसे कम था। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी मेरा इंपिडेंस हाई होता जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, नाउ दे आर हैविंग मोर इंपिडेंस कंपेयर विद दिस सेंटर रीजन। सिमिलरली ये जो छोटे एलिमेंट हैं इनका भी इंपिडेंस हाई होगा और हाई इंपिडेंस होने के कारण ये लोग रेडिएट नहीं करेंगे। एलिमेंट्स इन द एक्टिव रीजन आर अबाउट λ/2 लॉन्ग। एलिमेंट ग्रेटर देन दिस 5 and 6, say 7, 8, if it is here 8, are in neighborhood of λ/2 long and carry only small current ड्यू टू लार्ज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इनका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा और एल ओमेगा वाला पार्ट हाई होगा जो हमने पहले पढ़ा था। सिमिलरली जो लेफ्ट में है एक्टिव रीजन के वो इफेक्टिवली ट्रंकेटेड एट राइट हैंड एक्टिव रीजन, उनका इंपिडेंस कैपेसिटिवली हाई हो जाएगा क्योंकि हमने देखा था 1/c ओमेगा डोमिनेंट हो गया था। ठीक, तो एक्टिव रीजन के राइट में या बड़े एलिमेंट की तरफ हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है और छोटे एलिमेंट की तरफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अगर हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारा एक्टिव रीजन जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा और अगर हम अपनी फ्रिक्वेंसी को कम करते हैं तो हमारा एक्टिव रीजन जो है वो राइट में शिफ्ट होता जाएगा। कब तक, जब तक मेरे पास एलिमेंट हैं। अगर मैंने और ज्यादा शिफ्ट कर दिया तो अब मेरा ये पर्टिकुलर सेक्शन लॉग पीरियडिक एंटीना काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी को इस लिमिट से बाहर कर दिया है। हमारी लिमिट कौन सी है, F7 से F1 तक की। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा अपेक्स एंगल हम मान लेते हैं ट्वाइस ऑफ अल्फा है। ठीक, अब मैं सिर्फ इसके दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स बना रहा हूं और उनका भी सिर्फ अपर हाफ बना रहा हूं। ये डाइपोल दो पार्ट में होते हैं, हमने देखा अपर हाफ एंड लोअर हाफ। यहां मैं सिर्फ अपर हाफ बना रहा हूं दो कंसेक्यूटिव डाइपोल्स का। तो ये मुझे कुछ इस तरह मिलेगा। अगर अपेक्स एंगल 2 अल्फा है तो अपर हाफ सिर्फ अल्फा होगा। ठीक, और ज्योमेट्री से हमें मालूम है कि ये एंगल भी अल्फा होगा अगर ये अल्फा है तो। सपोज लेंथ ऑफ दिस डाइपोल इज, total length is ln, so upper half is ln/2. Similarly upper half of the next is ln + 1/2.
अब हमें इनकी दोनों की लेंथ मालूम है, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है, स्पेसिंग s है। अब क्या होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू दिस, द डिफरेंस, जो डिफरेंस कितना होगा, ln प्लस 1/2 माइनस ln/2 अपॉन कितना, 10 है ना, सो दिस। ठीक, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमें मिला ln प्लस 1 माइनस ln अपॉन ट्वाइस ऑफ s। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग दिस l प्लस 1 कॉमन, तो मैं l प्लस 1 को कॉमन ले रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, l n प्लस 1 इक्वल्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ln अपॉन l n प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ s। पर हमने पढ़ा है कि l n प्लस 1 अपॉन ln इज ए कांस्टेंट ऑफ k, यहां रेशो इनवर्स है, तो अब मैं इसको कह सकता हूं कि tan अल्फा इक्वल्स टू l n प्लस 1 माइनस 1/k, क्योंकि ये 1/k है, अपॉन ट्वाइस ऑफ s। ठीक, अगर ये एक्टिव रीजन में है तो माय l प्लस 1 इज इक्वल टू λ/2। इसका क्या मतलब हुआ, मैं इस ln के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा हूं, उस केस में इसकी लेंथ λ/2 हो जाएगी कंप्लीट डायपोल की। ठीक, तो अब हमारा tan अल्फा हो गया 1 माइनस 1/k, और क्या मिला मुझे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, λ/2, सो λ/2 क्रॉस 2s, 2s पहले से था यहाँ पे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/k λ/4s, 2 क्रॉस 2 दैट इज 4s। ठीक, नाउ आई कैन राइट इट लाइक tan अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/k 4s lambda। What is s lambda? It is spacing in terms of wavelength, that is s lambda equals to this, s lambda equals to s upon lambda, यानी कि ये स्पेसिंग है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब ये हमारा डिजाइन का फाइनल फार्मूला है। इस फार्मूले में आप देखिए अल्फा है अपेक्स एंगल का आधा, क्योंकि अपेक्स एंगल ट्वाइस अल्फा था, 1/k क्या है, k कांस्टेंट है जो भी हमने लेना है, और s लैम्बडा क्या है, ये स्पेसिंग है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक, अब यहां 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन कौन सी, k, s लैम्बडा एंड अल्फा। हमें जब भी डिजाइन करना होगा हमें इनमें से 2 को कांस्टेंट रखना होगा और तीसरा हम इससे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज माय डिजाइन फार्मूला। आप k की वैल्यू फिक्स कीजिए, आप अल्फा की वैल्यू फिक्स कीजिए और आपको s लैम्बडा मिलता जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम किसी न्यूमेरिकल के थ्रू इसको और समझेंगे। नाउ वी स्टार्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ लॉग पीरियोडिक एंटीना। लॉग पीरियोडिक एंटीना का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कैसा होगा, आप देखेंगे ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, इंडक्टर एंड शंट कैपेसिटर ये सब में कॉमन है, लेकिन यहां से अब चेंज हो जाएगा। इतना हिस्सा कॉमन है और फिर चेंजेस आ रहे हैं।
इतना हिस्सा कॉमन है और फिर चेंजेस आ रहे हैं। जो हिस्सा कॉमन है वो है हमारा रीजन 0, दैट इज अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन। इसको मैं लिखूंगा आर रीजन 0 अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन। फिर यहां आएगा रीजन 1, कहां तक? अप टू दिस पार्ट, दिस इज रीजन 1। इसको हम कहेंगे लोडेड ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटिव रीजन, कैपेसिटिव रीजन। और ये हमारा रीजन 2, जिसको हम कहेंगे एक्टिव रीजन। इसमें आर एल सी तीनों सीरीज में है। ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो रेजोनेंस में है, जो हमने प्री इक्वेशन में पढ़ा था सीरीज रेजोनेंस। ये पर्टिकुलर पोर्शन है जो रेडिएट कर रहा है। एंटीना इस पर्टिकुलर रीजन में रेडिएट करेगा, जिसको हम बोलेंगे एक्टिव रीजन। एंड द लास्ट रीजन नंबर 3, थर्ड रीजन, ये है लोडेड ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टिव रीजन। इसको भी मैं शॉर्ट में एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, अब ये रीजन यहां तक तो ट्रांसमिशन लाइन की फीडिंग है, इसका कुछ नहीं होना है। लेकिन ये रीजन चेंज होते रहेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट और एज पर आवर वर्किंग फ्रीक्वेंसी। सपोज कीजिए हम अभी एक्टिव रीजन में हैं, यहां से इंडक्टिव रीजन का एलिमेंट मतलब जो λ/2 एलिमेंट से बड़े हैं और ये जो λ/2 से छोटे हैं। अब अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हूं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब है हमारा जो लैम्बडा है वो डिक्रीज होगा। तो लैम्बडा किस तरह डिक्रीज होगा? कैपेसिटिव, जहां λ/2 एलिमेंट से छोटे एलिमेंट लगे हुए हैं। तो जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा, मेरा एक्टिव रीजन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कैपेसिटिव रीजन। ठीक, और अगर मैं अपनी वर्किंग फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा तो क्या होगा? मेरा एक्टिव रीजन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लॉन्गर एलिमेंट्स, तो यहां तक आ जाएगा। हो सकता है अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट ही एक्टिव हो तो एक्टिव रीजन यहां आ जाएगा, देयर विल बी नो कैपेसिटिव रीजन, और उस एक्टिव रीजन के राइट में एंटायर एंटीना विल बी इन इंडक्टिव रीजन ओनली। या अगर मैं कहूं कि सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ वाला एंटीना या सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ वाला डाइपोल रेडिएट कर रहा है, उस केस में क्या होगा? ये वाला पोर्शन जो है वो एक्टिव बन जाएगा और उससे छोटे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कैपेसिटिव हो जाएंगे। अभी ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि हम एंटायर एंटीना लेंथ के बीचों बीच वाले रीजन में काम कर रहे हैं। तो जो लॉन्गर एलिमेंट्स हैं दे विल बी इंडक्टिव रीजन, और जो छोटे एलिमेंट्स हैं, शॉर्टर एलिमेंट्स हैं, दे विल बी इन कैपेसिटिव रीजन। और ये लाइन जो है वो ट्रांसमिशन लाइन है। तो ट्रांसमिशन लाइन सब में कॉमन है। ये देखिए, ये दो एलिमेंट सब में कॉमन आ रहे हैं। इसमें भी, इसमें क्या चेंज हुआ? क्योंकि कैपेसिटिव रीजन है, एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर मैंने और लगाया शो करने के लिए कि दिस इज ए कैपेसिटिव रीजन। सिमिलरली ये कॉमन है ट्रांसमिशन लाइन के। यहां क्या हो रहा है? यहां आरएलसी सीरीज में है, जो शो करता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट एक्टिव रीजन में है। लास्ट अगेन, ये ट्रांसमिशन लाइन कॉमन एलिमेंट्स हैं और इसके साथ एक इंडक्टिव रीजन बना हुआ है, इंडक्टिव एलिमेंट लगा हुआ है, जो ये शो कर रहा है कि ये हमारा इंडक्टिव रीजन है। सो रीजन 0, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, दैट्स ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ लॉग पीरियोडिक एंटीना। अब हम देखेंगे कि हमने क्रॉस फीडिंग क्यों की थी। अगर आपको याद होगा तो एक लेक्चर में जब हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा था तो हमने क्रॉस फीडिंग की थी। क्रॉस फीडिंग का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि फीड लाइन अपर डाइपोल से मिली और कंटिन्यू हुई नेक्स्ट लोअर डाइपोल पे। ठीक, और ये लोअर डाइपोल पे आई, फिर कंटिन्यू हुई नेक्स्ट अपर डाइपोल पे। इस तरह क्रॉस फीडिंग आगे बढ़ती जाएगी। एक्चुअली क्रॉस फीडिंग है क्या? हमें मालूम है कि एंटीना कभी भी डीसी पे काम नहीं करता, उसको एसी देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एंटीना को एसी दिया। एसी का मतलब क्या हुआ? वो एक बार इधर पॉजिटिव चार्ज देगा और यहाँ नेगेटिव देगा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अभी अपन मान के चलते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल में देयर इज पॉजिटिव चार्ज
इन अपर डायपोल एंड नेगेटिव चार्ज इन लोअर डायपोल। ये दोनों बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, देयर मस्ट बी इंडक्शन। इंडक्शन का नेचर है इट इज इन अपोजिट पोलैरिटी, सो इट विल बी नेगेटिवली चार्ज। अभी ये चार्जिंग आगे आई नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट एलिमेंट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, इसलिए इसके पास वाले एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। ठीक, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता तो क्या होता, इसके पास भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता और ये नेगेटिव चार्ज उसको नलीफाई करता या उसके इफेक्ट को कम कर देता। पर अब क्या हो रहा है, ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज यहां गया और नेगेटिव चार्ज देखिए कहां आ रहा है, नेगेटिव चार्ज यहां आ रहा है। तो मेरी फीडिंग भी नेगेटिव, इंड्यूस करंट भी नेगेटिव। ये क्या हो रहा है, टोटल करंट मैंने जितनी फीड नहीं की उससे भी ज्यादा हो गई। सिमिलरली यहां नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू दिस यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और इस इंड्यूस चार्ज को यहां पॉजिटिव की पोलैरिटी भी आगे मिल रही है, ये पॉजिटिव चार्ज मिला, तो ओवरऑल करंट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता, मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां आता और वही लाइन यहां कंटिन्यू होती, उससे क्या होता, गिवन चार्ज एंड इंड्यूस चार्ज दे अपोज ईच अदर, और यहां ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने एक तरह से इंडक्शन के इफेक्ट को भी मिनिमाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और हमें एक्स्ट्रा करंट मिल गई जो हमने दी ही नहीं है ड्यू टू इंडक्शन। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज क्रॉस फीडिंग इन दिस एंटीना। इससे इसकी इफिशियंसी बढ़ती है और हमारा जो इंडक्शन के कारण करंट कम हो रहा है ओवरऑल, वो भी होना बंद हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट क्रॉस फीडिंग।